कर लो। पत्र लेखन पर बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर 4 के अंदर आपके आता है मेंस में, है ना। और मतलब इस पेपर का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये मान के चलो कि कई बच्चे केवल इस पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और जो टॉप रैंक्स है ना वो उन्होंने अचीव की है। और इस बार चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा कट ऑफ गिर करके और 263 नंबर पे चला गया है, ऐसी परिस्थिति में अगर मान लो किसी अभ्यर्थी ने पेपर 4 में सीधा सीधा 100+ मार्क्स अगर ले लिया मान लो, तो इसका मतलब हो गया कि उसको बाकी जितने भी पेपर है ना उनमें 163, मतलब अगर हम देखें तो लेस देन मतलब 55 मार्क्स पेपर 1, 2 और 3 में ईच में, आउट ऑफ 200। लेकिन ये कब? जब आपने 100+ मार्क्स लिए हो पेपर 4 में। अब देखो लोग तो दावे करेंगे बहुत बड़े बड़े कि 150+ भी जा सकते हैं, 160+ भी ले सकते हैं पेपर 4 में। ये कहने की बातें हैं, तार्किक नहीं है। तार्किक इसलिए नहीं है क्योंकि रीजनिंग रूप से अगर हम देखें, लॉजिकल रूप से देखें, तो ये पेपर ही है भाषा का। और भाषागत कितनी भी आपकी पकड़ो, कोई ना कोई कमियां उसमें निकाली जा सकती है। ठीक है, चीजें इतनी इजी वहां पर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। हाँ, अब ये है कि अच्छा, इसकी ये एक और बात है कि इसकी तैयारी आप एक दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि भाषागत चीजों में आपके जो शब्दों का प्रयोग है उन पर आपका कितना कमांड है, उनको कितनी शुद्धता के साथ आप लिखते हो, और वोकेबलरी के साथ साथ जो वाक्य निर्माण की कला है, सेंटेंस मेकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी बेहतर है। अगर दोनों चीजें आपकी अच्छी है तब तो आप भाषा पकड़ रख सकते हो। अब इसमें भी क्या होता है, कुछ बच्चे हिंदी वाले पोर्शन में अच्छे हैं, कुछ इंग्लिश वाले में अच्छे हैं, दोनों में जो है उसकी तो फिर बात ही बहुत अलग हो जाती है। वो तो फिर मान के चलो सबसे बेस्ट जो नंबर्स लाएगा वो वही बच्चा लाता है जिसकी दोनों पर पकड़ है। ठीक है, तो इतना तो बेईमानी की बातें हैं, कोई कहे आपको तो आप उसको विश्वास ना करें कि इतना नंबर ला सकते हैं। मतलब 148 लाए गए हैं, लेकिन वो 2021 में था, और वो 2021 की वो लिबरल मार्किंग, 21 की नहीं, 2018 2018 की बात है। ठीक है, और वो जो लिबरल मार्किंग हुई थी ना वो उसके बाद कभी हुई भी नहीं। 2021 में मैक्सिमम जो सिलेक्टेड बच्चे ना, आप उनके नंबर देखना 90 टू 100 के बीच में, ज्यादातर लोगों के इस वाले पेपर में, तभी कट ऑफ गिर करके 314 चली गई थी। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आप अगर इस स्कोर पर भी रह रहे हो ना इस बार वाले पेपर को देखते हुए, तो ये स्कोर मतलब बहुत ही बेस्ट स्कोर बताया जाएगा कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि बाकी में भी आप कम से कम 60+ मार्क्स तो लोगे ही ना। और 60+ मार्क्स और प्लस 100, 280 पर जाना, मतलब 263 से 280 बहुत अच्छी चीज है। तो ये फोर्थ पेपर बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज है, बहुत ध्यान देने की है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे जो फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर वो अभी से और इसी समय से इसको सीरियसली लेते हुए और अगर मेहनत करना शुरू कर दें पेपर 4 पे, क्योंकि लैंग्वेज है और इसकी क्वेश्चन आपको, जैसे खास करके जो एसआई वाला पेपर है उसमें आपके पूरा सेकंड पेपर ही हिंदी का आता है, और इस पर पकड़ होने का मतलब हो जाता है आपकी उत्तर लेखन पर भी पकड़ हो जाना। आपके जितने अच्छे वोकेबलरी होगी उतने बेहतर शब्दों का प्रयोग आप जब आप आंसर लिखोगे तब करोगे। आपको जितना अच्छा सेंटेंस राइटिंग आता है, वाक्य निर्माण जितना अच्छा आता है, उतना ही बेहतर आपका उत्तर लेखन प्रभावी होता जाएगा। तो भाषा पर पकड़ बहुत जरूरी है, इसलिए हिंदी को आज और अभी से, जो फाउंडेशन वाले हैं वो तो आज और अभी से ही समय देना शुरू कर दो, और जो मेंस वाले हैं उनको तो क्या है, जो समय बचा है उसी में करोगे। ठीक है, तो टोटल एक 200 नंबर का पेपर है, 120 नंबर का आपका हिंदी है और 80 नंबर के इंग्लिश है। इस 120 को डिवाइड करें तो फिर से इसमें 50 प्लस 50 प्लस 20, ये एक वर्गीकरण है। 50 नंबर आपका व्याकरण का हिस्सा है जिसमें 40+ मार्क्स लाए जा सकते हैं।
अगर बहुत अच्छी तैयारी हो तो। मतलब एक्सीलेंट तैयारी में आप 40 प्लस मार्क्स ला सकते हो। 35 से 40 मार्क्स आते हैं यदि आपने अच्छे स्तर की तैयारी की है तो, ठीक है, इस रेंज में। और अगर 35 से कम कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने अच्छे रैंक के और सिलेक्शन के चांसेस खो रहे हो, ठीक है। मतलब इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत सीधी हैं, अगर मुहावरे लोकोक्तियों को इनको छोड़ दिया जाए उनमें आपके नंबर नहीं आएंगे ज्यादा, लेकिन बाकी जैसे संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय जैसी चीजें हो गई, विलोम शब्द हो गए, तो इनको आप अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे तो कुछ समय बाद में वो चीजें आपको याद हो जाएगी, वहां भी आप नंबर ले लोगे। फिर बारी आती है ये 50 नंबर की, जिसपे आज हम बात करेंगे, जो कंप्रीहेंशन पोर्शन है हमारा, ठीक है, जिसमें आपको लेखन शैली आपकी देखी जाती है, जांची जाती है। तो इसमें 5 चीजें आपसे करवाई जाती है। एक आपका होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब आपको दी हुई चीज को कम शब्दों में लिखना होता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है बड़ा, तो उसका एक हेडिंग बनाना होता है और उसके साथ में उसको 1/3 शब्दों में करके, कम करके और फिर लिखा जाता है। दूसरे में आपको एक लाइन देकर के बोल देंगे इसको फैला दो, मतलब उसका पल्लवन कर दो। तीसरे में आपको पत्र लेखन का काम करना होता है, तो पत्र लेखन की भी उसमें 4 विधाएं अलग अलग दे रखी हैं, उन चारों पर आपको काम करना होता है। चौथे में प्रारूप लेखन होता है, ठीक है, और 5वां आपका ट्रांसलेशन होता है। एक आपको दिया जाता है पैराग्राफ इंग्लिश का, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। हाँ, ये सारे ही 10-10 नंबर के हैं, ठीक है, इन सबको आपको ईच जो है वो 10 नंबर का है। 50 नंबर का ये हिस्सा है, और इसमें अगर 50% मार्क्स भी आप ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली बच्चों के संक्षिप्तीकरण में इनमें नंबर नहीं आते, किसी को 2, 3, 4, हालांकि मैंने 7-7 नंबर तक भी लिए हुए, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर रहा पहले पेपर में 2018 में 16 में, वो था 103 नंबर, फिर था 106 नंबर, और लास्ट टाइम था 90, ठीक है। इस बार क्या है नहीं पता, 2023 में क्या है वो अभी नहीं पता भाई, क्या होगा जो भी होगा, पर उम्मीद है कि अच्छा ही होना चाहिए। तो पत्र लेखन पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। पत्र लेखन को मैं इसलिए ले रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि पत्र लेखन में 3-4 विधाएं, और अगर पत्र लेखन का तुमने फॉर्मेट एक बार ढंग से समझ लिया तो तुम कोई सा भी पत्र लिख सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये तुम्हें तुम्हारे जॉब में जाने तक और उसके बाद तक ख्याति दिलाता रहेगा अगर आप एक अच्छे ड्राफ्ट करने वाले हो। अन्यथा आपके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा कि बड़े अधिकारी बनकर तो आ गए, अभी तक लेटर लिखना नहीं आता। आपके जो क्लर्क्स होंगे ना, वो आपसे ज्यादा नॉलेज वाले होंगे इस मामले में, क्योंकि रेगुलरली अधिकारी क्या करता है, अगर खुद नहीं जानता तो दूसरे से करवाएगा, और नीचे वाले से कराएगा, तो उन लोगों के बीच में क्या गॉसिप होगा आपके बारे में कि आपको नॉलेज ही नहीं है, आप फर्जी आदमी है। तो अगर आपको ये उनके सामने, बाकी आपने कहा क्या पढ़ा वो उनके काम का नहीं है, पहले पेपर में, दूसरे में, तीसरे में आपको इतिहास कितना आता है, टेक्नोलॉजी कितनी आती है, वो मतलब का नहीं है। मतलब का होगा क्योंकि आपका अपने स्टाफ से संवाद जो होने वाला है वो इन लेटर्स के थ्रू होने वाला है। पूरे दिन आपका काम यही होगा कि आपके पास में कुछ समस्याएं आएगी, और उस समस्याओं के प्रत्युत्तर में या तो आप उनको जवाब दोगे लोगों को, या कोई ऑर्डर्स निकालोगे। इन सारे कामों में आपको बहुत सारी लेटरबाजी करनी पड़ेगी, और वहां पर आपके पत्र लेखन में आपकी भाषा कितनी बेहतर है, कितना अच्छा आप लिख रहे हो, उस पर निर्भर करेगा कि लोग आपके बारे में क्या राय बनाएंगे। तो ना केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि दूसरे दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे पत्र लेखन पर। तो पत्र तो देखो, आप जब 3rd क्लास में थे तब से आप लिख रहे हो, 3rd क्लास से आप पत्र लिख रहे हो। सबसे पहला पत्र आपने लिखा होगा 2 दिन के आकस्मिक अवकाश हेतु, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगल खोरान, जो भी XYZ जो भी नाम था, जयपुर, विषय ऐसे लिखते थे ना, 2 दिन का अवकाश चाहने हेतु। तो ये जो ऐसे 2 दिन का अवकाश चाहने हेतु इसे लिखना होता था, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को सर ने लिख दिया कि मतलब बीमारी के
कारण प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, तो मैंने उसमें लिख दिया कि बीमार होने हेतु, मतलब 2 दिन का अवकाश चाहने हेतु होता था ना, तो मैं लिख दिया बीमार होने हेतु। तो उस दिन मुर्गा भी बनाया और डांट भी पड़ी। तो फिर बोला बेटा सब जगह ऐसा नहीं होता कि बीमार होने हेतु, मतलब वो हेतु मत समझो इसको, मतलब बीमार होने की वजह से विद्यालय आने में अनुपस्थित हूँ, वो लिखना था। ऐसा भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेस्ट करें। ज्यादातर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को देख लेते हैं, रट लेते हैं, फिर सोचते हैं यही फॉर्मेट सही है और इसी को हमें फॉलो करना है। फॉर्मेट नहीं रटना है, बल्कि हमें समझना है कि पत्र लेखन होता कैसे। तो वो तो एक आपका छोटे लेवल का पत्र था। फिर धीरे धीरे आपको व्यक्तिगत पत्र लिखना भी सीखने को मिले होंगे, जिसमें आपने देखा होगा आप इधर की साइड में अपना एड्रेस लिखते थे, फिर इधर लिखते थे प्रिय अनुज, हाँ मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। हाल ही में मैंने 12वीं कक्षा का एग्जाम दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस बार के एग्जाम में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी के अनुरूप मुझे परिणाम भी मिलने वाला है। घर पर सब कैसे हैं? इस बार की छुट्टियों में मेरा आना नहीं हो पाएगा। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह, इस तरह करके हम पत्र फिर आगे हमने बढ़े, ये देखा होगा आपने। उसके बाद 10वीं क्लास आते आते फिर आपके पत्र का एक प्रकार आया होगा कि आपके कॉलोनी में रात्रि के समय नशाखोर लोगों की वजह से होने वाली या असामाजिक तत्वों की वजह से होने वाली समस्याओं को देखते हुए एक पत्र पुलिस विभाग को लिखिए। तो आप लिखते थे उसमें फिर सेवा में श्रीमान थानाधीक्षक या थानेदार महोदय, थाना नाम उसका, ये फिर विषय असामाजिक तत्वों से राहत दिलाने के क्रम में, फिर नीचे की फिर पूरा डिटेल आप उसमें लिखते थे। इस तरह से आप पत्र में आगे बढ़ते थे। ठीक है, यहां पर जो पत्र हम लिखने वाले हैं वो पत्र उनसे थोड़ा सा आगे है। हालांकि आपके 2016 में और उससे पहले 2012 और 2013 उन एग्जामों में शिकायती पत्र पूछे गए। 2016 वाले पेपर में भी पूछा गया, हालांकि सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ, पर चूंकि हमारे बुक्स में और हर जगह पर दिया जाता है तो हमें उसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को आइडिया है कि कैसे लिखते हैं शिकायती पत्र का? कुछ फॉर्मेट याद हो कि एक बेसिक सर ये फॉर्मेट है, उसमें में काम करना पड़ता है। देखो शिकायती पत्र चूंकि ज्यादातर जनता लिखती है, तो जनता जब भी लिखती है तो वो फॉर्मेलिटीज नहीं करती है, वो सीधा शुरुआत करती है कहां से? सेवा में से। ठीक है, इस तरह से वो क्या करेगी, सीधा सेवा में करके और अपनी शुरुआत कर देंगे। उसके बाद आप जिस भी विभाग को लिख रहे हैं, जैसे मान लो आपकी पेयजल की समस्या है, ठीक है, तो आप किसको लिखोगे? हाँ, अधीक्षण अभियंता जो भी है पेयजल का, जो है ना, अभियंता होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना, जेईएन होते हैं, आईएन होता है, एक्सीएन होता है। ठीक है, तो जेईएन कौन होता है? जूनियर इंजीनियर। ठीक है, एईएन कौन होता है? असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता। और एक्सीएन कौन होता है? अधीक्षण अभियंता। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो जैसे मान लो आप वहां के सहायक अभियंता को ही लिख रहे हो, तो आप क्या लिखते हो? सबसे पहले उसका पदनाम लिख करके और वहां से शुरुआत करते हो। हम बिल्कुल किसकी बात कर रहे हैं अभी? सामान्य शिकायती पत्र की। तो मान लो आपको एक पूछ ही लिया जाए गलती से सामान्य शिकायती पत्र कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से आप सेवा में करके सहायक अभियंता। एक बात याद रखो कि जो भी हम लिख रहे हैं अभी ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कोमा लगाते हुए चलना है। अधीक्षण अभियंता केवल अपने आप में पूरा नहीं है ना, है ना, क्योंकि केवल आपने नाम लिखा है, किस कार्यालय का है? तो किस कार्यालय का है? जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता ये? हाँ, तो ये पता आपको होना चाहिए। रोजाना अखबार में आप बहुत सी चीजें देखते हो, इसको बोलते हैं पीएचडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और लास्ट में जिस जगह पर है, जैसे मान लो सांगानेर में है, तो सांगानेर से हमने लिख दिया सांगानेर जयपुर। भाई आप जिस क्षेत्र में उसी को तो लिखोगे, या सीधा ही मुख्यमंत्री को पत्र लिख दोगे? उसी को लिखेंगे जिससे हमें शिकायत का समाधान चाहिए। ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद में आप लिखना चालू करते हैं अपना विषय। विषय के लिए जनरली हम यहां से एक स्पेस छोड़ करके थोड़ा सा और यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। ठीक है, और विषय में फिर आप अपना जो भी विषय है, जैसे कि अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हम किस लिए लिखेंगे बताओ?
ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? वेरी गुड, और क्या रीजन हो सकता है? नहीं नहीं, वो नहीं लिखेंगे हम, हेल्थ इश्यूज उनका डिपार्टमेंट का नहीं है मुद्दा। पानी से, हाँ, पानी की चोरी अगर कहीं पर हो रही हो तो क्या क्या हो सकता है? बारिश के मौसम में हो सकता है लाइनें, सीवर लाइनें टूटी हुई तो सीवर लाइन के साथ में मिक्स होने की वजह से पानी गंदा आ रहा है। पेयजल की सप्लाई जो है वो नियमित नहीं है, पेयजल जितने समय के लिए आता है वो पर्याप्त नहीं है, या मीटर जो है वो टूटे फूटे है। इस तरह की जितनी भी समस्याएं वो उससे जुड़ी हो गई। मान लो बिजली विभाग को हम शिकायत कर रहे हैं, किस बारे में करेंगे? आस पड़ोस में बिजली की कोई चोरी हो रही है, ठीक है, आपके बिजली की जो वोल्टेज है वो सही नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, बार बार आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जो है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, तो लोड का जो समस्या होती है वो उसका निस्तारण कराना चाहते हैं। या फिर और क्या समस्याएं हो सकती है? हाँ, बिना सूचना की कोई कटौती, कोई भी एक्स वाई जेड आपकी समस्या हो सकती है। या रात्रि के समय बिजली की कटौती जो है उसको लेकर, गर्मियों के दिनों में उसको लेकर के आपकी समस्या हो सकती है। ये सारी समस्याओं का आप क्या कर सकते हैं? या फिर मान लो आप कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता है, एनजीओ से किसी से जुड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्र में जो बिजली की अवैध रूप से जो लोगों ने उपयोग करना शुरू कर दिया है, या फिर जो तार डाल करके ऐसा करते हैं, उनको रोकने की बात हो सकती है। ये सारे मुद्दों पे आप वहां पर लिखोगे। इसी तरह से पुलिस को हम ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम लेटर लिखेंगे। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो सकता है। अब वो हो सकता है भगदड़ का मामला, हो सकता है कोई जुलूस आप निकालने वाले हैं तो उसके लिए अनुमति आप लेने वाले हो, उसके लिए आप लिख सकते हैं। किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज करानी हो आपको, उसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई आसपास में असामाजिक तत्व है, चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, इन तमाम तरह की घटनाओं के लिए आप इन्हें लिखेंगे। मान लो आपको सड़क संबंधी कोई मामले हैं तो उसके लिए आप, अगर नगर निगम है या जेडीए है तो जो भी वो पत्र में दिया होता है जनरली कि आप जो है इसको पत्र लिखें, आपका जो भी पेपर होगा उसमें सीधा लिखा होगा, उसको आपको वो पत्र लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आप विषय लिख देंगे। तो जैसे मान लो हम इनको ही लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि, नहीं, क्वेश्चन में दिया होता है, समस्या दी होती है, किसको लिखना है वो दिया होता है, और अपने आप को क्या मानना है ये भी दिया होता है, ठीक है, स्वयं को प्रकाश मानते हुए। इस तरह से जनरली नाम नहीं लिखा जाता है। तो अगर कुछ ना दिया हो तो हम एक्स वाई जेड या एबीसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें अपना नाम नहीं लिखना होता, ठीक है। अब विषय में हम क्या लिखें, जैसे आ, नियमित व सुचारू पेयजल की व्यवस्था बाबत। ठीक है, बाबत या हेतु, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब संदर्भ भी आप दे सकते हो। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ मतलब आप किसी चीज का उसमें उल्लेख कर रहे हो जिसकी वजह से आपको उसके बारे में पता चला। जैसे हो सकता है अखबार में ही रोज आ रहा हो, ठीक है, तो जैसे आप लिख सकते हो संदर्भ में, ये दिनांक 21 फरवरी को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के संदर्भ में। मान लो पुलिस को आप लिख रहे हो, तो पुलिस को आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ चोरियां हो रही है। अब चोरियों का संदर्भ तो देना पड़ेगा ना आपको, तो आप लिख दोगे कि गत माह के दैनिक भास्कर के विविध अंकों में प्रकाशित खबरों के संदर्भ में। तो वहां से क्या होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार इस क्षेत्र में ये चोरियां हो रही है, इस संदर्भ में इन्होंने लिखा। तो संदर्भ हमेशा ये बताता है कि हम किस मुद्दे पर या किस कॉन्टेक्स्ट में या भूतकाल के किस घटनाक्रम के आधार पर ये पत्र हम लिख रहे हैं। तो अगर पीछे कोई ऐसी जानकारी उनको खुद को होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस मुद्दे पर ये कहा गया है या ये पत्र हमें आया है, ठीक है। कई बार हम इसमें संदर्भ में पिछले पत्र का भी उल्लेख करते हैं। मान लो हमने ये पत्र लिखा, उससे पहले भी हम एक पत्र लिख चुके हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम इसमें संदर्भ में लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय को लिखे गए पत्र ये दिनांक इतने के क्रम में। हाँ, बट संख्या आप जनरली जब शिकायती पत्र आप लिख रहे हो तो कोई संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या का काम कार्यालयों में होता है। जो ऑफिस होते हैं वहां पर रोजाना कई पत्र होते हैं, आपका एक दो पत्र है, तो आपका कोई
नंबर वहां पर नहीं होगा, आप दिनांक लिखोगे कि मेरे द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय को लिखे गए पत्र दिनांक इतने के क्रम में। इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर संदर्भ है तो हम बिल्कुल जहां से विषय लिख रहे हैं वहीं पर अपना संदर्भ भी दे देंगे, ठीक है, हो गया। और अंत में फिर हम यहां से शुरू करेंगे, जहां से हमने सेवा में लिखा उसी के सिद्ध में लिखेंगे हम महोदय या फिर मान्यवर या महोदया, जो भी है, ठीक है। जनरली हम महोदय ही लिखते हैं, महोदया तब लिखते हैं जब हमें पता हो कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, लेकिन हम महोदय के साथ में ही बात करते हैं। और आजकल तो वैसे भी पुरुष ही माना जाता है दोनों को ही, तो जेंडर न्यूट्रल होकर के लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमारे मैम है उप रजिस्ट्रार है, तो उनके लिए श्रीमान उप रजिस्ट्रार ही लगता है, कभी श्रीमती उप रजिस्ट्रार नहीं लगता। तो वहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि श्रीमान और श्रीमती कर देते हैं। हमें नहीं पता कौन है पद पर, हमें तो हम इस पद को लिख रहे हैं हम, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फिर से कॉमा लगाए। अब देखो मैंने यहाँ पर लगाना है मेरे को फुल स्टॉप, क्योंकि ये सहायक अभियंता से लेकर जयपुर तक ये पूरा वो एड्रेस आ गया जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, लाइनें नहीं छोड़नी है हमको, नहीं परीक्षा में हमको ऐसे ही लिखना है, किसी तरह की कोई लाइन छोड़ने की हमको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पहले ही वहाँ लाइनें बहुत कम होती है, और उनमें अगर हम ऐसे छोड़ने लगे तो हमारा आंसर ही नहीं होगा पूरा, प्रॉपर फिक्स्ड पहले से होता है एरिया। फिर यहाँ से हम जिस जगह से आपका ये समाप्त हो रहा है, बिल्कुल ये जो सहायक अभियंता है इसी के सिद्ध में यहां से शुरू करते हैं। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, महोदय तक हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे, अब चूंकि हमने विषय भी दिया और संदर्भ भी दिया है, अगर हम केवल विषय देते हैं तो हम लिखेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत, मतलब ऊपर ऊपर जिस ऊपर उक्त, ऊपरी ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर जो कहा गया विषय है, तो ऊपर उपर्युक्त या उपर्युक्त विषयांतर्गत मतलब विषय के अंतर्गत। अब हम क्या करेंगे बताओ, आदेश देंगे या निर्देश देंगे, पुलिस, तो क्या करेंगे, अनुरोध करेंगे, बड़े हैं हम उनसे तो निवेदन करेंगे ना, ना तो हम आदेश देंगे ना हम निर्देश देंगे। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको अलग अलग तरह के पत्र मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। लिखने वाला अगर मान लो बड़ा है और किसी कार्यालय में छोटे अधिकारी को लिख रहा है, हाँ, तो वो उसको क्या देगा, निर्देश देगा या उससे रिक्वेस्ट करेगा, निर्देश देगा ना, कि उपयुक्त विषयांतर्गत आपको निर्देश दिए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं। निर्देश वहां दिए जाएंगे जहां पर किसी मुद्दे पर हम उसको विस्तार पूर्वक कुछ समझाना चाहते हैं, आदेश वहां दिए जाएंगे जहां पर हमको उससे किसी काम की अनुपालना करवानी है, ठीक है। दोनों में अंतर है। निर्देश में क्या होता है, निर्देश में आप कुछ जानकारी या गाइडलाइन प्रदान करते हैं कि आप इस काम को इस तरीके से कीजिए, और आदेश में सीधा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसा ही कीजिए। जैसे कि कार्यालय आदेश आप पढ़ोगे, 4 रूप आप पढ़ रहे हो, अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य शिकायती पत्र, फिर आएगा कार्यालयी पत्र, ठीक है, फिर कार्यालयी पत्र के बाद में आएगा आपका अनुस्मारक, अनुस्मारक के बाद में आएंगे आपके अर्धशासकीय पत्र, और फिर आएगा आपका कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश में क्या होता है, कार्यालय आदेश में आपको ट्रेनिंग का ऑर्डर होता है। आदेश का मतलब ही क्या है, ऑर्डर, तो सीधा उसकी भाषा ऐसी होगी कि सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानांतरण आज दिनांक से सूची में दिए गए अनुसार किया जाता है। आप त्वरित रूप से उस स्थान पर पद ग्रहण करके ज्वाइनिंग रिपोर्ट इस सक्षम कार्यालय को प्रेषित करें। और वहां सीधा लिखा होगा टेबल में, तो उसमें ये नहीं है कि इफ बट ये होता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा ज्वाइन या कुछ और, अगर आपको कहा गया है तो आपको जाकर के ज्वाइन करना, वो आदेश है। लेकिन अगर मान लो निर्देश देते हैं कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि रबी की फसलों की खरीद करते समय कृपया वहां आने वाले किसानों के लिए जलपान, छाया एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करावें,
अब इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको करना है, वो निर्देश दिया है कि आप ये काम करते समय कैसे काम करें। हाँ, ध्यान रखने का ये, इसमें कोई, देखो आपके पास जो व्यवस्था है उनके हिसाब से आपको वो काम करना है, उसमें फिक्स आपको कोई वो नहीं है, वो गाइडलाइन नहीं है। या फिर कहेंगे कि इस कार्य को करते समय इन इन बातों का ध्यान रखा जावे, फिर उसके बाद में उसमें बिंदु लिख दिए कि पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे चुनाव अधिकारी कोई चुनाव का है तो उसके चुनाव में कोई निर्देशन दिए गए कि इनकी अनुपालना कराई जावे, तो वो सारे में वो निर्देश में आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, निवेदन करेंगे, तो हम लिखेंगे सीधा उपर्युक्त। अब यहाँ शुद्धता का ध्यान रखना है, हमको गलती नहीं करनी है। ठीक है, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, निवेदन इसलिए करेंगे क्योंकि हमको अपना काम करवाना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हम अपना जो भी खाका है वो करना शुरू करेंगे। यहां से आगे में फिर वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। यहां से आगे की जो भी चीज है उसमें हर एक व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लिख रहे हो वही ये लिखे और जो ये लिख रहे हैं वही ये लिखे। यहाँ पर अब खुद के विचार आना शुरू होंगे। तो सबसे पहले तो आप उनको समस्या का विवरण प्रदान करना शुरू करें, जैसे पेयजल की। तो उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पिछले 2 सप्ताह से हमारी कॉलोनी, अब आपकी कॉलोनी का जो भी नाम है उसका भी आप वहां उल्लेख करें कि हमारी कॉलोनी माधव नगर में, क्या सब्जेक्ट क्या था हमारा, नियमित व सुचारू पेयजल। हमारी कॉलोनी माधव नगर में पेयजल सप्लाई के नियमित समय शाम 5 बजे को सप्लाई बाधित हो रही है। यह देखा गया है कि इस दौरान सप्लाई में पानी रुक रुक करके आ रहा है या फिर सप्लाई ही नहीं हो रही है। इस संबंध में स्थानीय कर्मचारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। पेयजल की समस्या, पेयजल की ये, या पेयजल की सप्लाई, या पेयजल की जो सप्लाई है वो बाधित होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कार्यों को करने में भी समस्या हो रही है, और ये तथा इसके लिए हमें अतिरिक्त रूप से टैंकरों द्वारा आपूर्ति करवानी पड़ रही है। ऐसे में इस अति आवश्यक समस्या तथा इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन किया जाता है कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें रुकावट ठीक नहीं है, तो शीघ्र अतिशीघ्र इस पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने का श्रम करावें, ताकि आम जन को राहत प्राप्त हो सके। ठीक है, इस तरह से हम अपना पूरा का पूरा डिटेल 1 2 3 लाइनों में। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस बात को कहते हुए जब मान लो यहां तक हमने एक बात कह दी, अब फिर जब हमको रिक्वेस्ट दोबारा करना है तो फिर हम यहां से शुरू कर देंगे, आता है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, यहां से जब हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारी लाइन है मान लो, तो जब यहां से हमने शुरू किया तो एंड तक लिखते हुए फिर हम यहां से शुरू करेंगे, फिर यहां से करेंगे, जहां खत्म हो गया और दोबारा शुरू करेंगे, तो इसी लाइन की सिद्ध में नया पैरा अगर हम शुरू करते हैं तो इसी लाइन की सिद्ध में हम यहां से पैरा को शुरू करेंगे, और इस तरह से हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंत में ये सब करने के बाद में क्या लिखेंगे यहां पर, बहुधीय, या फिर प्रार्थी, हाँ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर अपना नाम और पता। ठीक है, चाहे तो इसी की सिद्ध में यहां से हम लिख सकते हैं दिनांक। ठीक है, लिखना ही है वो तो, क्योंकि डेट हम जो भी दे रहे हैं उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हमने इस तारीख को आपको लेटर लिखा है। यहाँ पर हमने दिनांक लिख देंगे 23 मार्च 2025 या जो भी है उस तारीख को। ठीक है, इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, एक सामान्य पत्र लिख सकते हो। इसका फॉर्मेट उतार लो। सर इसमें अपन धन्यवाद नहीं लिखते? हाँ बिल्कुल, तो ये लिखने के बाद जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया करावे, फिर यहाँ पर लिख देंगे धन्यवाद। ठीक है, चलो यहां से शुरू करो, फटाफट से लिख लो।
हाँ लिख सकते हैं सह धन्यवाद, मतलब धन्यवाद सहित, ये मतलब है उसका, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहां मैंने ऐसा फॉर्मेट देखा, वहां उसने ऐसा दे रखा है, उसने वो, कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है फॉर्मेट का आपका एक मार्किंग है, और उसके साथ में जो अंदर का कॉन्टेक्स्ट है वो आपने कितना प्रभावशाली और सटीक लिखा है, उसके नंबर है। तो एक तो आपका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट में अगर आप थोड़ी भी गलती, अब मान लो 5 नंबर का, तो आपका फॉर्मेट ही हो गया सीधा ही। फॉर्मेट अगर आपने पूरा ढंग से लिखा तो आपके वो 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, जो भी नंबर है, मैं 5 का मतलब कह रहा हूं तो वो 5 पक्के हैं। अगर मान लो 2 का है फॉर्मेट तो 2 ही होंगे, 3 का है तो 3 होंगे, मुझे नहीं पता वो कितना होता है। ठीक है, जब मेरे को 7 नंबर मिल चुके हैं लेटर राइटिंग में, 7 मार्क्स मैंने लिए हुए। अब वो कैसे दिए थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो फॉर्मेट भी सही था, सारा सही था। और एक बार क्या हुआ था कि पूछा था सामान्य पत्र में, लिखा था अर्थशास्त्र की, तो मेरे को मिला था उसमें फिर 3 नंबर। समझ रहे हो? हाँ हो गई, क्या हो गया, तो बड़ी बात थोड़े, वहां पेपर में बैठते तो बहुत बहुत कुछ हो जाता है। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यहाँ जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतने ही ज्यादा नंबर लेने के आपके चांसेस होंगे। क्लियर है? चलो, लिख लिया सबने? आगे बढ़ू? ये सब लिख दिया? चलो, वैसे तो मैं इनके फॉर्मेट्स आपको वैसे भी प्रिंटेड दे दूंगा, ठीक है, नोट्स में, पर ये एक बार आपके हाथ से उतर जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हाँ, नाम और उस पता भी लिख सकते हो यहाँ तो। अरे आपने कॉलोनी लिखी है, आपको खुद का पर्सनल पता थोड़े है। कल को मान लो आपको कोई जवाब भेजे तो कहाँ भेजेंगे? हो सकता है कोई लेटर ही भेज दे वो आपको। हाँ तो उसका नाम लिख सकते हो आप, एनजीओ का नाम और ये सारा लिख सकते हो, अगर आप एनजीओ से रिप्रेजेंट करते हो तो। वो एनजीओ भी आपको पता ही है एक तरह से, समझ रहे हो? चलो, नेक्स्ट आता है आपका कार्यालयी पत्र, सामान्य कार्यालयी पत्र। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको घर जा करके गूगल पे सर्च करो, वेबसाइट्स पे जाओ, बहुत सारे जो विभाग होते हैं ना उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, या गूगल पे आप सीधा इमेज सर्च करो। ये गूगल पे आपने डाल दिया अर्धशासकीय पत्र राजस्थान सरकार, और उसमें इमेज वाला ऑप्शन आता है, ऑल न्यूज इमेज, इस तरह से ना। इमेज पे जैसे क्लिक करोगे फोटोज ही फोटोज आ जाएंगी सारी, उनमें देखना आपको वहां पर बहुत सारे लेटेस्ट अपलोडेड मिलेंगे, और उनको देखो। वहां पर आप देखोगे अलग अलग प्रकार के टाइप्स के अंदर वो पत्र लिखे हुए दिए गए। ठीक है, तो वहां पर कोई एक प्रकार नहीं होगा, कहीं पर कुछ और तरीका होगा। अब राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों में भी डिफरेंट होता है, खास करके जब डीओ लेटर्स की बात आती है तो उनमें बहुत ही अलग पैटर्न वहां पर अपनाया जाता है। आर्मी में चले जाओ तो उनका तो तरीका ही बिल्कुल ही अलग है, ये बाहर वाला तरीका वहां मिलता ही नहीं, उनका बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर जाता है। ठीक है, तो कार्यालय पत्र में क्या होता है, मान लो जैसे कोई, मैं हूं, मैं एक अधिकारी हूं, मैं अपनी कोई रिपोर्ट किसी अधिकारी को लिख रहा हूं, मैं जिस कार्यालय में काम करता हूं, ठीक है, तो उसको मैं जब भी लिखूंगा तो वही उसी रिक्वेस्ट वाले मैनर में लिखूंगा, जूनियर हूं और ऊपर वाले को लिख रहा हूं, तो सेवा में, इसी तरह से है ना, जिसका पद है, जैसे मान लो मैं अपने ही कार्यालय में लिखूं तो श्रीमान, हाँ, उप रजिस्ट्रार महोदय, जो भी कार्यालय का नाम है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद में वही सेम विषय, कॉन्टेक्स्ट, अगर है तो, नहीं है तो कुछ नहीं है, विषय और संदर्भ अगर है तो, भाई विषय तो होगा ही, संदर्भ अगर है तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं। और फिर यहीं पर वो सेम महोदय और करके पूरा डिटेल, लास्ट में नीचे सेम टू सेम बहुधीय, और मेरा नाम, नाम के नीचे मेरा पद, और जो भी मेरा डेजिग्नेशन है वो सारा सब कुछ लिख करके सेम टू सेम उसी मैनर पे मैं ये पत्र लिख दूंगा सामान्य कार्यालय में। अब इसमें एक जो है, ये तो हो गया एक इंडिविजुअल ने किसी
अधिकारी को लिखा, मैंने एज ए बीइंग एन इंडिविजुअल कुछ लिखा, जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन लिखी, छुट्टी के लिए लिखी, इस तरह का एक कार्यालय पत्र तो ये हुआ। कार्यालय क्यों है? क्योंकि कार्यालय का हिस्सा होने की वजह से मैंने चूंकि ये लिखा है, तो उसको भी हम कार्यालयी पत्र ही कहेंगे। लेकिन यहाँ ये आपके नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं उस पर हम आते हैं। अब जो पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि कोई एक विभाग का कोई एक कार्यालय किसी दूसरे विभाग या अपने ही विभाग की किसी दूसरे कार्यालय को पत्र लिख रहा होता है। इंटर डिपार्टमेंटल जो लेटर्स चलते हैं, मान लो कि किसी कृषि विभाग जो है वो सहकारिता विभाग को कोई पत्र लिख रहा है, या हो सकता है सहकारिता विभाग का ही एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र लिख रहा है। तो ऐसे पत्र कैसे लिखे जाते हैं वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है, क्योंकि नहीं, कम ज्यादा भी होती है, क्यों नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। सबॉर्डिनेट को भी लिख सकते हैं, बराबर वाले को भी लिख सकते हैं, ऊंचे को भी लिख सकते हैं, सबको लिखते हैं, ठीक है, हर तरह से। अब मान लो मैं सहकारिता विभाग से कृषि विभाग को कोई पत्र लिख रहा हूं, या फिर कोई आया हुआ प्रश्न अगर हम देखें जो हमारा आया है पिछले दिनों में आपके पेपर्स में, उसमें से कोई ले लेते हैं। जैसे आपके 2021 में एक पत्र आया था, जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखें जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। अब पढ़ो दोबारा से, देखो क्वेश्चन में लिख ही देता हूं, लिख लो आप भी, हेडिंग डाल देना सामान्य कार्यालय पत्र है ना, जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। ठीक है, तो ये पत्र आपका 2021 में आया था परीक्षा में। पहले तो बताओ किस किस को ये समझ में आ गया कि करना क्या है हमको, क्योंकि जैसे ही आपको टाइम मिलेगा इसके लिए कितना खींच करके मान लो मुश्किल से 7 से 8 मिनट, इस 7 से 8 मिनट में आपको लेटर का फ्रेम करना है दिमाग में, और फ्रेम करके कॉपी में लिखना भी है। अब इस 8 मिनट में आप कैसे लिखने वाले हो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो समझ में आया पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब देखो यहाँ पर आप सबके बीच में एक लिबर्टी है, दो चीजें तो आपको निर्धारित कर दी गई कि प्रेषक कौन है, प्रेषित कौन है, और विषय कौन है। मतलब इसका फॉर्मेट वो तो आपके दिमाग में आ गया कि हमको फॉर्मेट में कैसे लिखना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आएगी कि हम इसमें लिखेंगे क्या। सोलर संयंत्र विषयक विवरण यहीं पर है, बस जिले में
सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। अब ये कुछ भी हो सकता है आपको ऊपर वाले कार्यालय, मतलब अब यहाँ पहले ये देखो कौन बड़ा है, जिला कलेक्टर बड़ा है या प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग बड़ा है ना? जिला कलेक्टर बड़ा है? नहीं, हाँ, नहीं आएगा तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। दो चीजें, एक है आपका सचिवालय, ठीक है, एक होता है सचिवालय, एक होता है निदेशालय। और एक अलग से व्यवस्था होती है कलेक्ट्रेट की। ठीक है, अब समझना, हमारा एक सचिवालय है केंद्रीय राज्य में, राज्य स्तर पर, वो सचिवालय जयपुर में स्थित है, ठीक है। और जितने भी सरकार के मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, कोई भी जो मंत्री होते हैं ना, वो मंत्री या तो किसी मंत्रालय के होते हैं अध्यक्ष, या फिर किसी विभाग के होते हैं। आपने पढ़े होंगे मंत्रियों के प्रकार, इसमें आपने ये देखा होगा कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास में मंत्रालय होते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय, ठीक है। अब हो सकता है उस मंत्रालय में 2-3 विभाग हैं, वो सारे विभाग सीधे उस कृषि मंत्री के अधीन आते हैं, ठीक है। हो सकता है आप मंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सीधे दिए जाते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसके जो मंत्री हैं उनको स्वतंत्र प्रभार है किसका, सहकारिता विभाग का, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ आपके राज्य मंत्री होते हैं, वो राज्य मंत्री जो होते हैं वो मदद करते हैं किनकी, या तो वो किसी न किसी विभाग का उनको दिया होता है स्वतंत्र प्रभार, या फिर वो किसी न किसी अन्य मंत्री की मदद वहां पर करते हैं, ठीक है। सचिवालय में इन मंत्रियों के कामों को देखने के लिए, क्योंकि मंत्री तो खुद नहीं करेंगे ना काम, उनके कामों को देखने के लिए होते हैं क्या, सचिव पदों की व्यवस्था होती है बड़े अधिकारियों की। अब उनमें हर एक विभाग का एक प्रमुख शासन सचिव होता है। एक तो सबसे पहले आपके होता है प्रमुख सचिव, जो प्रमुख सचिव है ना, वो इस सचिवालय का मुखिया एक तरह से, जिसको हम सीएस कहते हैं। कौन, चीफ सेक्रेटरी। कौन होता है, राज्य में एक चीफ सेक्रेटरी होता है जो सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, ठीक है। और वो सभी प्रकार के विभागों का सबसे बड़ा मुखिया है। इस सेक्रेटरीट का वो एक तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी है, मालिक है। सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जिन्हें ये पद दिया जाता है किसका, प्रमुख सचिव का, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग विभागों में बहुत सारे प्रमुख शासन सचिव होते हैं। तो विधि संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं उनको कौन संभालते हैं, ये प्रमुख शासन सचिव संभालते हैं। विधि मतलब लॉ, जो भी रूलिंग्स बन रही है, जो भी नीतिगत कार्य होते हैं, उन सबको देखने का काम इनका होता है, इन प्रमुख शासन सचिव का होता है। फिर इनके नीचे और होते हैं, संयुक्त शासन सचिव होते हैं, ठीक है, शासन सचिव होते हैं। ऐसे करते करते और भी बहुत सारे पद इनके नीचे अधीनस्थ में आते जाते हैं। इसी तरह से आपके कुछ निदेशालय होते हैं। निदेशालय वो होते हैं जो एक्चुअल में योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं। तो सचिवालय तो जहां एक ही जगह पर है पूरे की पूरे जयपुर में, वहीं पर निदेशालय जो है वो अलग अलग जगहों पर स्थापित है। और ज्यादातर का नाम उस विभाग के नाम और भवन इस तरह से होता है, जैसे ऊर्जा भवन, ऊर्जा भवन का एक मुखिया होता है, ठीक है, उसको जो भी बोलते हैं उसका एक पद है, ठीक है। वो निदेशक हो सकता है, वो चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो सकता है, एक्स वाई जेड, जिस भी अलग अलग में, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बोलते हैं रजिस्ट्रार, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार, ठीक है। वैसे ही कुछ डिपार्टमेंटों में इसको निदेशक कहते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग में आप देखिए, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग में भी निदेशक होते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी निदेशक होते हैं। सीधा किसी को निदेशक, किसी में रजिस्ट्रार,
तो उनका काम क्या होता है, इन निदेशालयों में वो बाकी काम करने वाले सभी लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे जो रजिस्ट्रार है उसी के अधीन फिर बहुत सारे एडिशनल रजिस्ट्रार या अतिरिक्त रजिस्ट्रार होते हैं। फिर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के नीचे कनिष्ठ रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार जैसे जॉइंट रजिस्ट्रार होते हैं। फिर उसके बाद में होते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसे बोलते हैं सहायक रजिस्ट्रार होते हैं, या फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार होते हैं। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक नीचे पद चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से उनका विभाजन होता है। उनको फिर नीचे अपने अपने जिलों में काम करने होते हैं। ये जो कलेक्ट्रेट है ना, ये कलेक्ट्रेट एक अलग व्यवस्था है जो जिला स्तर पर प्रमुख है और ये बाकी सभी विभागों में समन्वय करने का काम करता है। मतलब होलसेल रूप से ये कलेक्ट्रेट एक जिला स्तरीय सबसे बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और बाकी जितने भी विभाग वहां पर हैं वो इसके अधीन है। मतलब मान लो कि सहकारिता विभाग की जो उप रजिस्ट्रार है जयपुर की, तो वो एक तरफ तो अपने निदेशालय के अधीन है, वहां से भी ऑर्डर लेगी, और एक तरफ वो कलेक्ट्रेट के भी अधीन है। तो दो मालिक हो गए उसके। समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लो जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी है, तो वो ना केवल स्वास्थ्य भवन से वहां पर जो उनका मुखिया बैठा है निदेशालय में उससे लेगा, बल्कि वो क्या करेगा, कलेक्ट्रेट से भी अगर कोई आदेश आता है तो उसकी भी अनुपालना वो करेगा। दोनों स्तर पर उसको आदेश मिलते हैं। तो कलेक्ट्रेट समन्वय करता है और सुप्रीम अधिकारी है उस जिले में। जैसे कि प्रमुख सचिव होता है ना, सचिवालय के सभी विभागों का मुख्य है, वैसे ही जिले में जो ये इकाइयां है ना हर विभाग की, उन इकाइयों का एक मुखिया है कलेक्ट्रेट। चाहे वो कृषि विभाग हो, ऊर्जा हो, जलदाय विभाग हो, क्योंकि जनता की समस्याओं को निदान करने की जिम्मेदारी इस कलेक्ट्रेट की है। इसी तरह से यही काम खंड स्तर पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करता है, एसडीएम। उसकी जिम्मेदारी है उस क्षेत्र में। इसीलिए आपने देखा होगा कि एसडीएम या कलेक्ट्रेट किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि उनको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी हॉस्पिटल में जाके देखने के लिए। इवन वो उनको सस्पेंड भी कर देते हैं। देखा है ना? क्यों कर पाते हैं? सीधा अधिकार है। तो यहां इसीलिए कहते हैं कि एसडीएम अगर बनना है तो ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि एसडीएम के पास में कोई एक विभाग नहीं है। वो राजस्व विभाग का तो प्रमुख है, जिला कलेक्ट्रेट राजस्व विभाग का प्रमुख है कलेक्टर, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी जितने विभाग हैं उन पर अधीक्षण का काम भी, नियंत्रण और निर्देशन का काम भी करता है। तो कल को पूछे कलेक्टर के काम क्या है, तो कलेक्टर राजस्व प्रमुख तो है ही, नाम में ही कलेक्टर है, कलेक्शन करना। तो पहले क्या होता था, जमीन से जो राजस्व आता था, रेवेन्यू आता था अंग्रेजों के टाइम में, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए लगाया गया और बाद में फिर उसने दूसरा काम भी शुरू कर दिया। तो ये एक हायरार्की है। तो अब पता चला प्रमुख शासन सचिव बड़ा है या छोटा है? हाँ, नहीं, निदेशालय भी एक ही होगा लेकिन अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग होगा। तो वो पूरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। हाँ, जैसे कि आप देखिए राजस्व मंडल अजमेर में, एक्साइज डिपार्टमेंट का उदयपुर में है, जिला शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, मैक्सिमम तो जयपुर में ही है, पर कुछ अन्य जो है अलग अलग जगह पर भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर ही जो है ना इस पद पर बैठे, शुरुआती जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, और फिर वो सीनियर होते जाते हैं तो फिर वो इधर जाना शुरू हो जाते हैं सचिवालय में ऊंचे पदों पर। ठीक है, तो प्रमुख शासन सचिव इनको भी निर्देश देगा निदेशालय में, यहां भी आईएएस बैठेगा। इन निदेशालयों के मुखिया भी आईएएस ही हैं। जैसे हमारे जो रजिस्ट्रार हैं वो क्या है, आईएएस है। ठीक है, पर वो एक ही अधिकारी होगा बस विभाग में, एक या दो मुश्किल से, मैक्सिमम एक ही होता है, सीधा मुखिया है वो उस विभाग का। तो जैसे जिला कलेक्टर एक जिले का मुखिया है पूरा सबका, ये एक उस विभाग विशेष का मुखिया है। ठीक है, ये भी सीनियर आईएएस होते हैं। विभाग तब मिलता है उनको जब वो सीनियर हो जाते हैं बहुत। शुरुआती दौर में क्या बनते हैं, सीधे
3-4 साल की सर्विस के बाद में, शुरुआत में तो उनको तहसीलदार भी लगाया जाता है, फिर एसडीएम लगते हैं, तो ट्रेनिंग लेते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते हैं वो, और 3 से 4 साल बाद में उनको कलेक्ट्रेट या जिला परिषद सीईओ जैसे पद दे दिए जाते हैं। तो ये आपको हायरार्की समझ में आ गई। ये समझ में आ जाएगी तो आप जब भी पत्र लिखोगे ना, तो आप ये गलती नहीं करोगे कि कॉपी किसको देनी है। जब प्रतिलिपि दोगे ना आप, तो प्रतिलिपि हमेशा आप अपना स्तर देख करके दोगे। भाई मान लो आप नीचे ही नीचे हो, मैं यहां बैठा हूं और मेरे को यहां से आदेश मिला, और बीच में 2 स्तर 3 स्तर और है, तो मैं जब पत्र लिखूंगा ना, तो जब मेरे को आदेश मिला तब भी यहां से जो पत्र आएगा वो इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। मुझे सीधा आदेश तो दे दिया जाएगा, भाई ये तो सुप्रीम है ना। जैसे रजिस्ट्रार किसी को भी आदेश दे सकते हैं, लेकिन जब भी देंगे तो बीच के जो स्तर है ना, उन सबको क्या करेंगे, वो सूचित करेंगे कि मैंने ऐसा आदेश दिया है। क्योंकि मान लो मैं कल को उस आदेश की अनुपालना करूंगा, तो इनको पता तो होना चाहिए ना। वो पूछेंगे भाई तुम कैसे कर रहे हो, सर आपको भी लेटर दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, प्रतिलिपि दी जाती है, भी सिखाऊंगा कैसे दी जाती है प्रतिलिपि। और जब ये बंदा फिर उस अनुपालना को करेगा, तो ये सीधा कहेगा तो इनको, ये आदेश इनका है ना, जिनसे आदेश हुआ है उन्हीं को कहेगा, लेकिन इनको और इनको और इनको तीनों को भी कॉपी देगा। तो प्रतिलिपियां जो देने का तरीका है ना, हाँ, प्रतिलिपि देने का तरीका ऐसा होता है। तो ये प्रतिलिपियां कोई मन से नहीं दी जाती है कि जो मन में है जिसको दे दिया, नहीं, जो संबंधित है ना, उन सबको हमें प्रतिलिपि देनी होती है। इसके लिए आपको विभागों की संरचना समझनी पड़ेगी, और विभागों की संरचना के लिए आपको विभागों की वेबसाइटें देखनी पड़ेगी, और उन वेबसाइट आप देखो विभाग के बारे में क्या लिखा होगा वहां पर, विभाग के बारे में। किसी भी वेबसाइट पे जाओगे वहां लिखा होगा विभाग के बारे में, उसको आप खोलो, वहां देखो एक बार, आपको आइडिया लगेगा कि कौन से विभाग में क्या क्रम है। जैसे कि जेडीए में आयुक्त है, कमिश्नर जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण, फिर उसके नीचे काम करवाने के लिए उसने लगा रखे उपायुक्त, ठीक है, फिर उन उपायुक्तों के नीचे फिर कोई और अधिकारी होगा। तो मान लो आयुक्त जो है नीचे ही नीचे के किसी अधिकारी को लेटर दे रहा है, तो वो कॉपीज उसके नीचे नीचे वाले जो स्तर है ना जितने भी, उन सबको देगा, हाँ, ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। समझ में आ गया। अब हमारा विषय था कि जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में सोलर संयंत्र विषयक वर्णन हो। तो अब हम जब भी ऐसे पत्र की शुरुआत करेंगे, जो कि एक सामान्य पत्र है, ये समझ लो ढंग से, अगर ये समझ लिया ना, तो आपका अनुस्मारक भी क्लियर हो गया। अनुस्मारक जो होगा वो केवल स्मरण कराने के लिए दिया जाता है, तो वो उसी फॉर्मेट में होता है, बस एक कोने में छोटा सा लिख देना पड़ता है अनुस्मारक, बस, और कंटेंट भी कम हो जाता है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊपर बीच में, लाइन जो पेज है उसके सबसे बीच में हम लिखेंगे राजस्थान सरकार। अब ये फॉर्मेट आपका आरबीएसई और बाकी सब किताबों में दिया हुआ है, ठीक है, तो आरबीएसई को ही हम ज्यादा मानते हैं, क्योंकि भैया वही है जिसके आधार पर हम चैलेंज कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ी बड़ी मोटी मोटी कितनी भी किताबें हो, उनको मानने नहीं मानने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनको लेके आप वहां खड़े हो जाओगे, वो बोलेंगे साइड में हट जाओ। ये राजस्थान सरकार वैसे तो हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन जनरली पत्रों में नहीं लिखा जाता, केवल ज्यादातर जो सेक्रेटरीट से लेटर जारी होते हैं ना, उन्हीं में लिखा जाता है। विभाग जब आपस में ये पत्र लिखते हैं ना, जब लोकल अपने आप को एक दूसरे को दे रहे हो पत्र, तो वहां पर कभी भी वो राजस्थान सरकार लिखते ही नहीं है, वो शुरुआत करते हैं सीधे कार्यालय से। आप देखना कि कलेक्टर भी कोई लेटर लिखता है ना, कभी भी राजस्थान सरकार ऊपर नहीं, हाँ, अगर हम राजस्थान से बाहर कहीं लिख रहे हैं किसी को सीधा, तो फिर हमको राजस्थान सरकार दिखाना पड़ता है कि यार राजस्थान सरकार से हमारा पत्र जा रहा है। लोकल में तो सबको पता है कलेक्टर गंगानगर कहाँ है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार नहीं लिख, पर हमें लिखना है, ये काम बाद में करना जब सिलेक्शन हो जाए, अभी हमें ये लिखना है, ठीक है। राजस्थान सरकार लिख दिया, फिर हम लिखेंगे कार्यालय जिला कलेक्टर, कहाँ के थे, जैसलमेर के, हो गया, ठीक है,
चलो, तो ये हो गया हमारा सबसे ऊपर का हेडिंग, राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर। फिर इसके नीचे कई बार क्या होता है, जैसे कि प्रथम तल, इसका जो भी एड्रेस है वो होता है। अब वो हमें नहीं लिखना है, हमें नहीं याद होता और उसकी जरूरत भी नहीं है। अब हमारे जैसे एक ही, मान लो एक ही बिल्डिंग में 10 कार्यालय हैं, तो भैया उसका एड्रेस भी तो लिखना पड़ेगा ना, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ मान लो जैसे हो कि गांधी रोड या जोधपुर रोड, जब चौपासनी जोधपुर, इस तरह से कोई एड्रेस हो, तो उसका एड्रेस भी कई बार हम नीचे लिख देते हैं। फिर टेलीफोन नंबर भी लिखे होते हैं एक्चुअल लेटर्स में, लेकिन हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल लेटर्स में तो वो इसलिए लिखा होता है कि लेटर आया है तो हमें पता तो होना चाहिए ना, कल को कॉल करके कुछ जानकारी लेनी हो तो वहां पर ले लें। मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके डिपार्टमेंट या नहीं, जनरली एड्रेस भी लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पत्र जब उस कार्यालय में पहुंचेगा और जब हम दोबारा रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई करते समय हम चूंकि लिफाफे में डाल के भेजेंगे, और लिफाफे में डाल के भेजेंगे, वैसे तो देखो जिला कलेक्टर और ऐसे बड़े कार्यालय सबको पता होता है कहाँ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लेटर लिखते समय उसमें पूरा एड्रेस लिखें। तो ये कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर, ये तो खैर एक ही है, 10-20 कार्यालय तो है नहीं, सिंगल ही है, तो सबको नॉन है। लेकिन हम जनरली फिर उसके लिए, जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो कार्यालय जिला कलेक्टर बनी पार्क जयपुर, बनी पार्क है ना अपना, तो जयपुर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में आता है क्या, चूंकि कार्यालय से बहुत सारे पत्र जाते हैं तो आएगा पत्रांक संख्या। लेटर में सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये पत्र जब हम लिख रहे हैं इसकी संख्या क्या है, तो हम यहां लिखते हैं पत्रांक। ठीक है, ये पत्र जो भेज रहे हैं ये कौन से नंबर पे, किस फाइल से निकल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब पत्र का पता करना है तो हम, कार्यालय में बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब उनमें से किस मुद्दे की, किस सेक्शन की है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसमें फा। फा का मतलब है फाइल। अब हम शॉर्ट में आ जाएंगे सब, क्योंकि अगर हम पूरा नाम लिखने लगेंगे ना तो ये पूरी लाइन भर जाएगी, हमारा नाम पूरा नहीं होगा। फाइल का नंबर हो सकता है ये 15वीं फाइल है। ठीक है, तो फाइल क्रमांक 15। 15 ए बी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। 3 है तो हम फिर ए भी लगा देंगे, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ये तो हो गया शुरुआत में फाइल। फिर उसके बाद में हम लगाएंगे कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर। पहला पहला सबका लेटर हमने उठा लिया। ठीक है, जैसे कि, या फिर हम का को हटा सकते हैं चाहे तो, सीधा क्या लिख सकते हैं, पर का भी लगता है। ठीक है, लेकिन आप लिख दो सीधा सीधे जिला कलेक्टर जैसलमेर। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हैं, आपने अपनी फाइल को क्या नाम दे रखा है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, बस आपको ये पता हमें लिखना है ना। फिर उसके बाद में विषय, किस विषय से संबंधित है, जैसे मान लो सोलर, या फिर ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई है ना, तो ऊर्जा लिख दिया। जो भी आपको लिखना है वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर ऑब्लिक, किस साल में आप ये पत्र जारी कर रहे हो, कौन से साल में कर रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में होता है लेटर का क्रमांक। मान लो ये 151वां पत्र है। ठीक है, और फिर यहां पर होता है, ये तो हो गया आपका पत्र का क्रमांक। इधर फिर आप लिख दोगे बीच की पूरी जगह छोड़ करके, मतलब जैसे इधर से शुरू किया पत्रांक, तो फिर इधर एंड से थोड़ी सी जगह छोड़ करके दिनांक। ठीक है, और ये दिनांक वो होती है जिस दिन उस ऑफिसर के द्वारा साइन कर दिया जाता है और उसके बाद लेटर डिस्पैच होता है, वो वाली डेट यहाँ पर होती है। तो वो हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लो हमने डाल दिया भाई ये लेटर हमने 10 मार्च को निकाला। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, कल को आप मुझे कह दो कि सर आपने तो ऐसे लिखवाया था, दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्लियर। एक चीज ये पूछनी थी, आपने लिखा जिला कलेक्टर जैसलमेर, तो आपने ये डॉट नहीं लगाया,
और इनको दोनों लाइन नहीं, कोई जरूरत नहीं है डॉट की, वो एक ही शब्द में है। बिल्कुल बीचों बीच लिख दिया हाँ, दोनों लाइन के। मतलब मतलब जैसे आपने पत्रार्थ लिखा वैसे नहीं 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 नहीं, वो ऊपर ही लिखेंगे। वो तो आप वैसे कैसे भी लिखो, आप बीच में भी लिख दो वहां पर, क्योंकि देखो क्या होता है, जब पत्र लिखा जाता है तो उसमें कोई लाइनें नहीं होती, लाइनें आपकी कॉपी में होती है। अच्छा वो बिल्कुल ब्लैंक पेज पे लिख दिया। और क्या होता है, तो लेटर कहाँ निकलते हैं, देखे ना तुमने लेटर कैसे निकलते हैं, लाइन वाली कॉपी में से लिखते हैं क्या, A4 साइज के पेपर पे प्रिंट होता है। ठीक है, हो गया, ऊपर का फॉर्मेट और ये क्रमांक, ये ढंग से दिमाग में डाल लो बहुत अच्छे तरीके से, सभी लेटर्स में ये चीज तो मस्ट हो गई। आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे, चाहे वो अधिसूचना पढ़ लेना, चाहे वो आप निविदा पढ़ लेना, चाहे वो आप परिपत्र पढ़ लेना, चाहे वो आप विज्ञप्ति पढ़ लेना, सब में ये वाली लाइन कॉमन है, अनुस्मारक में हो गई। सब में। कोई भी प्रारूप और पत्र दोनों में, ये पत्र लेखन हम पढ़ रहे हैं, आगे हम प्रारूप लेखन भी पढ़ेंगे, 4 प्रकार के, उनमें भी सब में ये लाइन कॉमन हो गई। ठीक है, क्लियर है, इसको मत भूलना, राजस्थान सरकार। अब चलो, मैंने जो चीजें बताई वो बिल्कुल तुम्हें सिंपली बताई ना भाई, कहाँ क्या लिखना है या क्यों लिखना है, पता करें हम भाई। पहले तो हम सबसे बड़े स्तर पे क्या है, सरकार है। उसके बाद में हम कौन सा विभाग है, तो उसका कार्यालय, जिला कलेक्टर कहाँ पर है, जैसलमेर। फिर उसके बाद हमने फाइल नंबर लिखा, कैसे लिखा, क्लियर हुआ। ये भी 10 बार या 100 बार पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये एक ही बार पढ़ने वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही ये पूरा हुआ, इसके बाद अब 2-3 तरीके हैं जिनसे हमें देखने को मिलेगा, आरबीएससी किताब में भी बहुत अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। आप सेवा में से भी कई बार शुरू करते हैं, लेकिन जनरली कार्यालयों में कहीं पर भी सेवा में का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सीधा लिखा जाता है श्रीमान। ठीक है, अब जैसे हम क्या लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, प्रमुख शासन सचिव को, है ना, तो श्रीमान। अब दो चीजें हैं, एक तो मैं दोनों फॉर्मेट लिख देता हूं यहां पर, है ना, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर। ठीक है, राजस्थान सरकार भी हम लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया। एक तरफ क्या होता है, कई बार प्रेषित और प्रेषिती ये भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आप उस फॉर्मेट को ना अपनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जो भेजने वाला होता है उसकी डिटेल हम वैसे भी नीचे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सीधा ही लिखें श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, वो आप राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, प्रेषित और प्रेषिती करके। तो सबसे पहले ऊपर तो हम लिखते हैं जो भेज रहा है उसका एड्रेस, और फिर उसके नीचे लिखते हैं जो जिसको मिलेगा उसका एड्रेस। लेकिन हम वैसे ना लिख करके हम उसी फॉर्मेट में लिखें जिसमें चल रहा है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले भी इसी फॉर्मेट में भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो भी तो सरकारी कर्मचारी होंगे, प्रोफेसर हैं, तो उनको पता है लेटर कैसे लिखा जाता है, तो वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। हो गया, इस तरह से हमने उनका एड्रेस लिख दिया। जैसे ही लिखा, सीधा हम क्या आएंगे, फिर सीधे विषय पर, एक स्पेस दे करके, इतना स्पेस कि एक जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। तो ये हम बिल्कुल एंड से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड से, ये लाइन मान लो हमारी है, तो यहाँ से इसको कर रहे हैं। तो अब मैंने थोड़ा इधर कर दिया, आप बिल्कुल यहाँ से बराबर लिखें। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा आगे लिए और हमने लिखा विषय। अब बताओ क्या विषय लिखेंगे हम, टॉपिक पढ़ो, बताओ क्या क्या विषय लिखना चाहिए आपके हिसाब से। सर क्या क्या विषय, क्या मतलब विषय तो एक ही होता अलग अलग हो सकते हैं, आपका सोचना अलग हो सकता है उस विषय के बारे में। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आप अलग ले सकते हैं ना। पहले तो बताओ क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में अभी होनी चाहिए, तब जाकर के आप आगे भी कर पाओगे। है सर वो सोचो क्या मुद्दे पे लेटर लिखोगे तुम उनको, सोलर संयंत्र विषयक विवरण में क्या देने वाले हो आप।
सोलर संयंत्र से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो सकती है। हाँ बताओ। जैसे सोलर संयंत्र की प्रॉपर रखरखाव नहीं हो रहा, डैमेज हो रहे हैं, मतलब कि वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, बता सकते हैं कि उनका आपको प्रॉपर ध्यान रखें या फिर उनके लिए कोई चीज, कौन ध्यान रखे? मतलब कि उनका उनके लिए आप प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिख रहे हो। अच्छा, प्रमुख शासन सचिव एक बहुत बड़े स्तर के अधिकारी हैं, ठीक है, और उनको अगर आप पत्र लिख रहे हो तो जरूर किसी न किसी या तो आदेश की अनुपालना में लिख रहे हो या किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो लिख रहे हो। या तो हो सकता है कि उनके द्वारा आपसे विवरण चाहा गया हो कि आपके जिले में वर्तमान समय में कितनी क्षमता के सोलर वाट संयंत्र किन किन क्षेत्रों में लगे हुए हैं, तो आप उसके जवाब में लिख रहे हो कि आपके उस पत्र के क्रमांक के संदर्भ में इस क्षमता के ये सोलर वाट जो है हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं और ये है और इतनी क्षमताएं और है, ये सारा। दूसरा हो सकता है उन्होंने आपसे पूछा हो कि राइजिंग राजस्थान जो है वो अभी आयोजित किया गया था और इसके संदर्भ में आपके जिले में कुल इतने के एमओयू हुए हैं और इनमें से कितने आपने धरातल पर अभी तक उतार दिए, उसकी रिपोर्ट आप दे रहे हो। तीसरा हो सकता है कि आप उनको आपके जिले में सोलर संयंत्रों की जो संभाव्यता है उसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हो। चौथा, आप ये कह सकते हैं उनको कि आपके क्षेत्र में जो सोलर संयंत्र हैं जो स्थापित किए गए हैं उनकी वजह से कोई जैव विविधता को कहीं कोई हानि हो रही है या कुछ और हो रहा है, उसके बारे में सूचना देने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो क्या रहेगा वो क्या होगा, क्योंकि सोलर संयंत्र विषयक विवरण पूछा है तो विवरण में हम डिटेल देते हैं और डिटेल हम किसकी देंगे, सोलर संयंत्रों की। तो हम इसमें ये कह सकते हैं किसी बजट प्रावधान या बाकी चीजों की या उनके पत्र का उल्लेख करते हुए हम शुरुआत करें तो हमारा ये होगा विषय। सर इसमें हम संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ लिखेंगे ना तो विषय में जैसे हम मान सकते हैं कि मान लो कि बजट के बारे में हमने कोई बजट का कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, तो जैसे विषय बजट 2024-25 की उद्घोषणा के क्रम में इंस्टॉल किए गए, मतलब मैं ये रैंडम बता रहा हूं, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा था वहां पे 2021 में, ठीक है, अभी ये विचार आ रहा है तो वो लिख रहा है। इंस्टॉल किए गए सोलर संयंत्र विषयक विवरण बाबत। सर ये विषय तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, आपको बहुत बड़ा चाहिए। क्यों शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, किसने बोला? विषय में समझ में आ जाना चाहिए कि पत्र में किस मुद्दे पर चर्चा हुई है। ठीक है, संदर्भ हम दे सकते हैं, हो सकता है इन्होंने हमको एक पत्र लिखा हो पहले, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने हमको एक पत्र लिखा था और उस पत्र में हमसे पूछा था कि बजट 2025-24 में आपके जिले में कुल 500 मेगावाट के सोलर संयंत्रों की स्थापना के संदर्भ में प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे, बजट पारित किया गया था और उसका बजट जो है आपको स्वीकृत कर दिया गया है और वो लगवाना था। इस क्रम में अभी तक आपके यहाँ पर जो प्रगति हुई है उसका विवरण देवे, ये आपसे उन्होंने पूछा हो और उसके बदले में आप इनको उत्तर दे रहे हो। तो फिर आप यहाँ पर संदर्भ कैसे दोगे, आपका पत्र आपके कार्यालय आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक जो भी है, ठीक है, XYZ जो भी है, आपके कार्यालय के, ये काके का भी बहुत ध्यान रखना है, पत्र क्रमांक दिनांक में
दिए गए, अब रटना नहीं है इसको, तुम रटना शुरू कर दो, निर्देशों की अनुपालना के क्रम में। ठीक है, संदर्भ मिलते ही वो जो क्लर्क होगा ना, उसके पास जब ये लेटर जाएगा उसको पता चल जाएगा भाई यार कौन सी फाइल में से मैंने कौन सा लेटर निकाला था, तो फट से क्या करेगा, जब पुटअप करेगा ना इसको, तो वो पहले तो उस लेटर को निकालेगा। जब प्रमुख शासन सचिव साहब के पास पुटअप होगा तो पहले उस लेटर को निकालेगा, उसके साथ इसको पीयूसी को, पेपर अंडर कंसिडरेशन जो है, उसको रखेगा ऊपर, और रख करके फिर वहां फाइल आगे जाएगी कि इस क्रम में जो है इनके द्वारा ये प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है, आपके आदेशार्थ प्रस्तुत है, ऐसा नोट करके वो आगे वाले अधिकारी को भेजेगा। फिर आगे वाला लिखेगा यथा प्रस्तावित, फिर उससे आगे वाला लिखेगा, फिर वो शुद्ध पत्र तैयार होगा और ऊपर जा करके और ऊपर वाले अधिकारी को नोट, तो वो नोटेड करके उसमें साइन करेगा। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, फिर से वही महोदय, फिर वही उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में, उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में जैसलमेर जिले को बजट 2024-25 में कुल इतने गीगावाट के सोलर इंस्टॉलेशन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस क्रम में वर्तमान में दिनांक इतने तक जिले में इंस्टॉल किए गए सोलर संयंत्रों का विवरण निम्न प्रकार है। अब उसमें फिर आप लिख दो जैसलमेर की दो तीन जगह आपको जो भी याद हो उनके नाम लिखते हुए, जैसे कि सम, पोखरण, ठीक है, एक दो जो भी टेबल बना दो, क्रमांक संख्या 1 सम, उसमें कोई भी गांव लिख दो, कोई भी गांव बना दो अपने मन का, सूरजपुरा गांव, चंद्रपुरा गांव, ज्यादा नहीं आए तो सूरज चांद तो याद आ ही जाएंगे ना, इस तरह से करके, और उसमें कितने गीगावाट का आपने इंस्टॉल किया है वो सारा, ठीक है, और वो स्वीकृत राशि कितनी थी, कितना खर्च कर दिया, वो सारा सब कुछ कर करा के आप बना सकते हो। अंत में नीचे लिख दोगे कि उपरोक्त के अनुसार कुल मिलाकर इतने का कर दिया गया है, और शेष बचे हुए जो हैं उनको भी इस माह के अंत तक कर दिया जाएगा या फिर लगवा दिया जाएगा। इस तरह की चीजें आप लिख देंगे, और फिर उसमें कोई आप डिटेल्ड कुछ और लगाना चाहते हो तो संलग्न कर सकते हो नीचे, कोई अगर साथ में कोई विवरणी का संलग्न कर रहे हो, कोई लेटर या फिर उनके फोटोज जो है वो संलग्न कर रहे हो तो संलग्न उपरोक्तानुसार, ठीक है, या संलग्न विस्तृत दस्तावेज जो भी है, या विस्तृत विवरणी का, वो करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें वैरायटी है, वेरिएशन है, तो मैं इसलिए इसको लिख रहा नहीं हूं। वेरिएशन आपके अपने हिसाब से आप 1 2 3 क्रम में लिखें, और मैं चाहूंगा कि आप सब घर पे जाके अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग सब्जेक्ट में लिखें। जितनी वैरायटी आप लाओगे, जितने टाइप में आप सोच पाओगे, उतना ही बेहतर आप परीक्षा में लिख पाओगे। तो ये सोचने का काम आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह से जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में आप कहाँ जाओगे, ये पूरा लिखने के बाद में जैसे संलग्न करना है तो पहले ही आप संलग्न कर दोगे, यहाँ कोई धन्यवाद या बाकी चीजें नहीं होगी। ठीक है, संलग्न उपरोक्ता अनुसार, क्लियर, ये हो गया। इसके बाद में अब आप यहां पर आओगे और यहां पर लिखोगे आप भवदीय, क्या लिखोगे, भवदीय। फिर आप ये जगह छोड़ते हैं हम, यहां पर क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, साइन होता है, साइन खुद साइन करता है व्यक्ति, जो भी उसका साइन होता है ना, जैसे भी करता है वो साइन होता है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ कोई साइन नहीं करना, तो हम क्या लिखेंगे, जो भी उसका नाम है, जैसे हम मान लेंगे उसको एबीसी, ठीक है, और फिर नीचे ब्रैकेट में फिर से लिखेंगे एबीसी, ये उसका एक्चुअल नाम है। ये जो ब्रैकेट में है ना, ये इसका एक्चुअल नाम लिखा हुआ है, प्रिंटेड है यहाँ पर, और ये जो एबीसी लिखा हुआ है ना, ये उसने अपने हाथ से किया है। अब डिजिटल सिग्नेचर में तो ये भी नहीं होता आजकल, उसमें तो नीचे की तरफ ही वो बड़ा सारा लिखा था, सिग्नेचर वेरीफाइड करके टिक लगा रहता है, देखा होगा ना लेटर पे आजकल, जो आपके
जन्म प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र, इन पर आप आजकल देखते होंगे इस तरह का एक कॉर्नर में लगा होता है, उसमें डेट वेट टाइम सिग्नेचर रीजन अप्रूव्ड करके लिखा होता है, वो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ये एबीसी साइन है और ये उसका एक्चुअल नाम है, जो भी अधिकारी का नाम होता है ना वो यहाँ लिखा होता है, विजय अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, जो भी नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके नीचे होता है उसका पद, जिलाधीश या जो भी है, जिला कलेक्टर जो भी है, जिलाधीश जैसलमेर, ठीक है। सर यहाँ पे हम प्रार्थी नहीं दे सकते ना? नहीं नहीं, यहाँ प्रार्थी कोई प्रार्थना कर ही नहीं रहा ना, कोई प्रार्थना कौन कर रहा है, ये कलेक्टर लिख रहा है एक अधिकारी को, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा है, तो प्रार्थना का सवाल नहीं। अब देखो इसके नीचे, सर एक और क्वेश्चन, अब मान लो यहाँ पर हमें कोई कॉपीज देनी हो, ठीक है, किसी भी तरह की कॉपी देनी है, तो अब हम यहाँ पर वापस से क्या लिखेंगे, प्रतिलिपि सूचनार्थ, ठीक है। सूचनार्थ कई बार होता है केवल सूचनार्थ तक ही अटक जाते हैं हम, या फिर कई बार हम इसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु भी लिख देते हैं, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मतलब अगर मान लो हम किसी और को भी दे रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिलिपि भी इनको दे रहे हैं। तो जो हमने ऊपर लिखा था सेम टू सेम, जो ऊपर हमने लिखा था ना, क्रमांक फा उ करके, है ना, कैसे लिखा था हमने, पत्रांक, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, वो पत्रांक आप पूरा लिख दो यहाँ पर, ऊपर आपने 151 या जो भी नंबर लिखा था, जितने लोगों को आप प्रति देने वाले हैं वो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से एक अंतिम होती है रक्षित पत्रावली, मतलब समझ रहे हो, जो आप अपने ऑफिस में फाइल में लगा के रखेंगे। एक प्रति तो आपने किसको दे दी, ऊपर वाले अधिकारी को, ऊपर जिसको भेजा है उसको, एक तो वो हो गया, दूसरा आपने दे दिया इसको, तीसरा दे दिया इसको, चौथा दे दिया इसको, पांचवा दे दिया इसको। तो यहां पर और ऊपर वाले दोनों नंबर में आप 151 से कहां तक लिखोगे, टोटल कितने भेज रहे हो, एक तो ऊपर और 4 ये, तो टोटल 5 ही लेटर प्रिंट करने हैं अपने को। तो 151 से लेकर के 55, अरे 55, 151 को नहीं गिनोगे क्या, 51 52 53 54 55, ठीक है। ये लिख करके वही फिर वो दिनांक सारा का सारा वैसा का वैसा। सर जो ओरिजिनल लिखते हैं वो सजाती है, सिर्फ फोटोकॉपी चार्ज है ना, ये ना जो हमने ओरिजिनल लिखा उसी चार्ज को उसको ये और हाँ, बाकी ओरिजिनल तो वो आगे चला जाता है, ऐसा कह रहे हैं ना? सारी ओरिजिनल यही है, नहीं ओरिजिनल मतलब एक तो जैसा एक तो मूल जिसको भेज रहे हैं वो, देखो ये 5 कॉपी ही प्रिंट होगी, पांचों पर सेम साइन होंगे, पांचों सेम होगी और टिक लग जाएगा, इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं। अब होता क्या है, जब साइन होता है ना, तो मान लो यहां अगर कॉपी दे रहे हो नीचे, तो यहाँ एस डी लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है यहाँ पर, एस ऑब्लिक डी, और वो साइन करेंगे नीचे, कहां पर, इस जगह। अब यहां हम दोबारा से लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे जिलाधीश, ठीक है, और जैसलमेर, नाम ऊपर लिख चुके ना, ठीक है, जिलाधीश जैसलमेर ऊपर लिख ही चुके, बस यहां पर वो वहां साइन कर देंगे और फिर यहां साइन कर देंगे, क्लियर। नहीं, जैसलमेर नहीं लिखेंगे, एबीसी जिलाधीश लिखेंगे, नाम तो वापस होना चाहिए ना, उनके नाम पर ही साइन होता है हमेशा, ठीक है। इतना सा लिखेंगे, वो पूरी डिटेल भी लिखने की जरूरत नहीं है उनकी, फिर तो एबीसी जिलाधीश यहाँ पर वो साइन हो जाएगा टोटल सीधा उनका, इस तरह से हम इसको करते हैं, क्लियर है।
अब ये प्रतियां हम किसको देंगे? अब ये प्रतियां अगर मान लो यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ तो किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिला कलेक्टर किसी को बीच में रख करके तो लिखेगा नहीं, वो तो सीधा ही बात करेगा जो भी ऊपर है। अब मान लो कि अगर प्रमुख शासन सचिव को किसी ऐसे मुद्दे पर वो लिख रहा होता जिसमें बीच में जो संभागीय आयुक्त है उससे जुड़ी कोई जानकारी भी होती, तो फिर वो उसको दे सकता था। या मान लो कि उसके पास कोई शिकायत आई होती और उस शिकायत में किसी जनता के व्यक्ति को देना था, तो उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूचना आयोग ने आपको निर्देश दिए, सूचना आयोग ने आपको कहा कि आपके द्वारा जो है इस व्यक्ति को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है और आपको एक अपील में सुनवाई के लिए आना है। अब आप सूचना आयोग को वो सुनवाई के लिए, अपील के लिए पत्र लिख रहे हो, तो आप वही सेम टू सेम अपना राजस्थान सरकार, अपना कार्यालय का नाम, अपना पत्र क्रमांक और ये सारा सब लिख के और सीधा जैसे जो सूचना आयोग को आप लिख रहे हो, तो जैसे मान लो आप उसके उप पंजीयक को लिख रहे हो, है ना, उप पंजीयक को लिख रहे हो आप, उप पंजीयक राज्य सूचना आयोग जयपुर, राज्य सूचना आयोग राजस्थान जयपुर। ठीक है, इसका एड्रेस भी लिख सकते हो, झालाना डोंगरी जयपुर जो भी है। फिर उसके बाद में आपने यहाँ विषय लिख दिया, विषय की द्वितीय अपील। सूचना आयोग में कौन सी अपील होती है? कौन सी अपील होती है सूचना आयोग में? हाँ, सेकंड अपील होती है। पहला एप्लीकेशन दिया जाता है किसको? लोक सूचना अधिकारी को, राज्य लोक सूचना अधिकारी को। फिर दूसरा उससे ऊपर का जो भी होता है प्रथम अपीली अधिकारी को, और तीसरा सीधा राज्य सूचना आयोग को। ठीक है, जो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं उनको लिखते हैं हम सीधे। द्वितीय अपील संख्या फलाना फलाना के क्रम में, जो भी संख्या है उसकी वो लिख दी। ठीक है, फिर संदर्भ आपका पत्र क्रमांक, तो इसने कोई पत्र लिखा होगा ना पहले, उसके क्रम में। फिर उसके बाद में वही महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत क्रम में निवेदन है कि आवेदक जो भी था, क्योंकि उसने अपील की है तो कि आवेदक श्री श्री के द्वारा निम्नलिखित के संदर्भ में इतने इतने बिंदुओं की सूचना चाहिए गई थी। इस क्रम में जो प्रत्युत्तर है वो निम्नानुसार है। बिंदु संख्या 1 के क्रम में हमारे यहाँ पर ये होता है, ये होता है, जो भी सूचना है वो दे दी। बिंदु संख्या 2 के क्रम में ये है, बिंदु संख्या 3 के क्रम में ये सारा लिख दिया हमने पूरा करके। फिर अंत में चूंकि उनको सूचना दी जा चुकी है, अतः आपसे निवेदन है कि अपील को निरस्त फरमावे, इस अपील को निरस्त कर दो, यही रिक्वेस्ट करेगा ना अधिकारी। फिर उसके बाद में जो भी अगर मान लो हमने कोई सूचना संलग्न करी है तो हम उसको संलग्न कर देंगे, कर दिया संलग्न करके यहाँ पर उस अधिकारी का पद और क्रमांक जो भी है सारा हमने लिख दिया। फिर हमने प्रतिलिपि सूचनार्थ, ठीक है, पत्र क्रमांक और उसका डेट। अब हम यहाँ पर किस किस को कॉपी देंगे? तो हम कॉपी देंगे किसको? श्री आवेदक जो भी है, श्री XYZ सोहन नगर भीलवाड़ा, हाँ, को सूचनार्थ, है ना, और एक दूसरा रक्षित पत्रावली। सही है। मान लो कलेक्टर साहब भी हमको कोई लेटर लिख के भेज दे कि आपने इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत इनको सूचना नहीं दी, सूचना उपलब्ध कराओ, तो हम सूचना तो आवेदक को उपलब्ध कराएंगे और एक कॉपी किसको दे देंगे? कलेक्टर साहब को नीचे, कि कलेक्टर साहब आप भी लो, आपके पत्र क्रमांक कितने के क्रम में। आई समझ में? क्लियर है? हाँ, वो अगर हम पर्टिकुलरली कुछ लिख कर रहे हैं, अगर हमने ऊपर उल्लेख नहीं किया है तो, जैसे जनरली क्या होता है हम ऊपर उल्लेख कर देते हैं कि इस संबंध में जो सूचना है वो संलग्न करके भेजी जा रही है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ऊपर तो नीचे आप सीधा क्या लिखोगे? संलग्न उपरोक्तानुसार। और अगर आप
ऊपर आपने कोई उल्लेख नहीं किया और नीचे सीधा ही संलग्न कर रहे हैं, तो संलग्न में फिर आपको वो चीज लिखनी पड़ती है कि आप क्या संलग्न कर रहे हो। तो ऊपर से निकल गई पूरी या फिर थोड़ी बहुत तो आई? आ रही है ना? चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ, ये जरूरी है, आना चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत सिंपल है। लेटर्स को देखो, हिंदी वाला जो सेक्शन है ना, इतना सिंपल है कि मैं तो 2 5 साल 4 साल तो मैं कभी पढ़ के ही नहीं गया मेरे जीवन में। बिना पढ़े हाँ, केवल और केवल ग्रामर पढ़ी है, बाकी न तो कभी लेटर लिखा। ये पिछले साल जब ये सम्मर 50 का प्रोग्राम तैयार किया था ना, तब पहली बार मैंने काम किया है। और हो सकता है उसका मेरे को फायदा इतना मिलेगा कि इस बार मेरे नंबर जब बिना पढ़े ही 100+ थे, तो शायद अब तो पढ़ के जाने के बाद तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी पढ़ी पिछली बार, तो मेरे को लगता है कि मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन भी सही हुए। तो पहले मेरे 27 28 नंबर ही आते थे इंग्लिश वाले पोर्शन में। ऑटोमेटिक। हाँ, नहीं, आउट ऑफ 80। इस बार मैंने जो जो जितना भी जो आर्टिकल ये फलाना ढीगड़ा सब पढ़ा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस था लिखते समय कि यार आ रहा है ये चीज, ये गलती नहीं हो रही। पहले तो मैं पता नहीं क्या क्या कर आता था, मेरे को यही आइडिया नहीं होता था कि ये है क्या। ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, तुम्हें लगता हो कि सेलेक्टेड लोगों की भी यही स्थिति होती है, जो बेचारे अभी फाइनल, जो कई तो ऐसे भी हैं जो पहले सेलेक्ट होके बैठे हैं, उनके प्री भी नहीं निकल रहे, मेंस भी नहीं निकल रहे। तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये सबके साथ होता है। हाँ, अभ्यास नहीं हुआ, आप 2 साल तक पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। हम्म। आपको समझ होनी चाहिए चीजों की। तो मैं, भाई ये क्या है, सरकारी पत्र हैं, कार्यालयों में हम काम ही कर रहे थे ना। मैं तो क्लर्क था, तो क्लर्क था तो मेरा लेटर तो लिखने का काम रहता ही था रेगुलर। आज अभी मैं आपको ज्यादा अच्छा क्यों पढ़ा पा रहा हूँ? तो मैं रोजाना यही काम कर रहा हूँ आजकल, तो यही काम कर रहा हूँ तो बता पा रहा हूँ। सही है ना? तो आप भाई जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं हम, वही तो चीज बता रहे हैं। अब देखो, दो चीजें हो गई। अब आता है एक अनुस्मारक। अनुस्मारक में क्या होगा? अनुस्मारक में आपको कुछ नहीं करना, जो आपने ऊपर वाली हेडिंग लिखी ना, राजस्थान सरकार जिलाधीश वाली, उसमें आप, जैसे मान लो आपने यहां से शुरू किया अनुस्मारक में, राजस्थान सरकार, और जो भी विभाग का नाम है, उसमें आप यहां क्या कर दोगे, यहां लिखोगे अनुस्मारक। कौन सा, पहला या दूसरा या तीसरा? इस एंड में आप यहां पर अनुस्मारक डाल के कह दोगे कि भैया ये स्मरण पत्र है, पहले भी लिखा जा चुका है। ठीक है? फिर वही आपका विषय संदर्भ। फिर आप लिखोगे कि पूर्व में भी, जब उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है या जो भी है निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में भी आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक, पूर्व में भी आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक, जैसे मान लो 151 था ना, केवल 151 सीधा। समसंख्यक मतलब आगे का तो सेम है, चेंज क्या होगा, केवल नंबर ही तो चेंज होगा ना। तो समसंख्यक पत्र क्रमांक 151 द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप ये काम करो, लेकिन आपकी तरफ से किसी तरह का कोई भी इसमें कार्य नहीं किया गया है। इस वजह से किसी योजना में या किसी भी काम में जो देरी हो रही है उसका उल्लेख कर दो कि इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप शीघ्र इस कार्य को पूरा करें अविलंब, ताकि हम ये कर सकें। जैसे मान लो आपको बोर्ड की किताबें छपवानी है, आप प्रिंटिंग वाले हो, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल वाले हो, आप स्कूलों को आपने बोला कि आप सभी जो है अपनी अपनी स्कूलों में जितनी बुक्स की डिमांड है वो डिमांड हमको भेजो और उसके अनुरूप हम काम करेंगे। तो आपने 20 अप्रैल को लेटर लिख दिया। अब उन्होंने 20 25 दिन हो गए, आधे अधूरे ने तो भेज दी, आधों ने नहीं भेजी। तो आप फिर क्या करोगे, वापस से लेटर लिखोगे। तो फिर आप लेटर लिखते समय क्या कहोगे कि आप पहले तो आप लिखोगे विषय संदर्भ, फिर लिखोगे कि आपको उपयुक्त विषयांतर्गत पत्र के क्रम में पूर्व में सूचित किया गया था, समसंख्यक पत्र इसके द्वारा पूर्व में सूचित किया गया था, जिसके अंतर्गत आपको ये भिजवानी थी, लेकिन आपके द्वारा यह सूचना आ दिनांक तक भी नहीं भेजी गई है। इस क्रम में आपको पुनः अनुरोध किया जाता है या निर्देशित किया जाता है कि आप शीघ्र आपके कार्यालय द्वारा वांछित
पुस्तकों की संख्या हमें भिजवावें, अन्यथा आपके कार्यालय की डिमांड को शून्य समझते हुए आगे पुस्तकों की छपाई का कार्य कर लिया जाएगा। मतलब अगर आप नहीं भिजवा रहे हो, हम ये मान लेंगे कि आपको कोई पुस्तकें नहीं चाहिए। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुस्मारक। मैं इसका प्रिंट दे दूंगा सबका, आपको कैसे कैसे फॉर्मेट्स होते हैं। तो फॉर्मेट एक बार जब आप देखोगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से बनाया जाता है। बाकी लिखना, मैं लिखवाने में आपको 5 या 4 मॉडल लिखवा दूं, उसका क्या मतलब है? अगर आप प्रैक्टिकली उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, और वो कंसेप्ट वो ही समझेगा जो रेगुलरली जा करके और वेबसाइट्स में देखेगा लेटर्स के टाइप। जितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड लेटर्स आप देखोगे, उतना ही ज्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा। क्योंकि रोज कई लेटर लिखे जाते हैं विभागों के द्वारा। जैसे मान लो रबी की खरीफ की फसलों की खरीद चलने वाली है, उसमें हमारे बहुत सारे लेटर रेगुलर आ रहे हैं। जीएसएस खोलने हैं तो उसमें बहुत सारे लेटर आ रहे हैं। वैसे ही हर एक विभाग में बहुत से लेटर चलते हैं, तो उसी क्रम में आपको भी उन लेटर्स को पढ़ना होगा। तो वो काम कहाँ से करोगे? वेबसाइट्स पर आप देखोगे ना, डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, कई जो विभाग होते हैं उन विभागों की वेबसाइट पे जाने पे आपको उन विभागों के बारे में पता चलेगा, उनके द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं उनके बारे में पता चलेगा। वहां से वो फॉर्मेट आपके दिमाग में पक्का होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये हो गई चीजें। अब बाकी दो बाद में करें फिर, है ना?